हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीज़ा स्क्वायर इमिग्रेशन। माय नेम इज़ नीरज। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा स्टडी वीज़ा में रिजेक्शन के मेन रीजंस क्या हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर किसी की एक बार रिजेक्शन आई है, दो बार रिजेक्शन आई है या तीन बार रिजेक्शन आई है, तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखे और साथ में देखे कि हमारी कहाँ कमी रही है, कौन से डॉक्यूमेंट हमने ज़्यादा लगाए हैं या कम लगाए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। मेरे एक्सपीरियंस में अगर हम कनाडा स्टडी वीज़ा की रिजेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे मेजर जो दो पॉइंट्स हैं वो है हमारे, एक तो फंड्स हमारे जेन्युइन ना होना और सेकंड हमारा पॉइंट है रेलेवेंसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलेवेंसी की। रेलेवेंसी है कि अगर हमारी प्रीवियस एजुकेशन क्या है और नेक्स्ट हमने क्या प्रोग्राम चूज़ किया है, उस केस में बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, कोई किसी ने 12th की है और कॉमर्स बैकग्राउंड से की है, तो उसके जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो है बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तो उसमें हमें देखना होता है कि उसके मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में हैं। ओवरऑल तो हमें 60 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी रहती ही है, बट किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमारे 60 से कम है, 50 है, 45 है और हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना नेक्स्ट जो कोर्स है वो चूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है और उसके बिजनेस मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो वो चूज कर सकता है। हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और इसके अलावा एचआर है। तो इन सारे चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है। जो भी हम नेक्स्ट अपना कोर्स चूज़ करने वाले हैं, प्रोग्राम चूज़ करने वाले हैं, वो रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि किसी ने कोई एजुकेशन जो अपनी की है, ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में की है, उसके बाद एक्सपीरियंस किसी और चीज़ का होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हो वो अपनी पास्ट स्टडी के बेसिस पे कर रहे हो, तो उस केस में भी एम्बेसी देखती है कि ये रेलेवेंसी कोई बन नहीं रही यहाँ पे। उसके अलावा कुछ इसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। बहुत सारे एजेंट्स तो बिजनेस मैनेजमेंट, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, ये सारे सबको देते रहते हैं। इसमें रेलेवेंसी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी अच्छे एजेंट से ही अपनी फाइल प्रोसेस कराएं और साथ में खुद भी चेक करें कि जो प्रोग्राम हमें दिया है वो रेलेवेंट है या नहीं है। आपका होमवर्क होना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं फंड्स की। मोस्टली जो हमारे रिजेक्शंस आती हैं उसमें रिजेक्शन में कोई बहुत एक्सप्लेन करके रीज़न हमें नहीं दिया होता। मोस्टली तो ये दिया होता है कि वी डोंट फील लाइक यू विल गो बैक टू योर कंट्री आफ्टर स्टडी। तो ये हमारा मेन रीज़न रहता है। इसमें कोई भी रीज़न हमारा हो सकता है। जैसे अगर हम यूएस की बात करते हैं, वहाँ पे हमारा चाहे स्टडी वीज़ा है, चाहे हमारा विजिटर वीज़ा है, चाहे बिजनेस वीज़ा है, इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने बहुत सेम तरह के फॉर्म रखे होते हैं और वही फॉर्म वो सबको देते रहते हैं रिजेक्शन के, जो रीज़न एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे ही कनाडा में भी हमें बहुत सारे केसेस में सेम ही रीज़न नज़र आता है। इसलिए हमें अपनी फाइल को प्रॉपर देखना होगा, इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट हमारा मिसिंग है। अब हम बात कर रहे थे फंड्स की। फंड्स के केस में हमें जैसे हमने जीआईसी सबमिट करा दी, हमारी ट्यूशन फीस भी 1 ईयर की सबमिट होगी। उसके बाद एम्बेसी ये ज़रूर चेक करती है कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी इनकम एनुअली 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। हम बहुत सारे केसेस में उनकी आईटीआर्स भी साथ में लगाते हैं, उनकी एनुअल इनकम की स्टेटमेंट जाती है। तो उस केस में अगर एम्बेसी को लगता है कि ये नेक्स्ट ईयर की फीस सबमिट नहीं करा पाएंगे, तो उस केस में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये हो गए हमारे दो मेजर पॉइंट्स, जिनमें जो 60% आप मान के चल सकते हो कि 60% इन दोनों रीजंस की वजह से रिजेक्शन आती है। उसके बाद हमारे कुछ और पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा आयल्स। कुछ बच्चे 2-3 अटेम्प्ट के बाद थक जाते हैं कि नहीं, हम डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में वो कम बैंड स्कोर पे भी, चाहे वो आयल्स है या पीटी है, उस केस में वो फाइल सबमिट करते हैं और रिजेक्शन उनको आती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा और टाइम ले लीजिए, बट जब तक आप डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव नहीं कर लेते तब तक फाइल ना लगाइए, रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर हमारी एसडीएस कैटेगरी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप नॉन मेडिकल, नॉन एसडीएस कैटेगरी में आ जाओगे और उसमें भी हमारे रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसके बाद एक मेन पॉइंट आ जाता है हमारा गैप की, जो हमने
क्लैरिफिकेशन दी है। अगर हमारे ग्रेजुएशन के बाद गैप है या हमारा 12th के बाद गैप है, तो उस गैप को हमें एक्सप्लेन करना है विद प्रूफ्स। अगर आप कहीं जॉब करते तो उस जॉब की हमारे पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, और वो बैंक स्टेटमेंट में वहाँ से जो सैलरी आई है वो शो होनी चाहिए, और जॉब से रिलेटेड हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनिशियली ज्वाइनिंग लेटर है आपका, उसके बाद अगर कोई प्रमोशन लेटर है आपका, इनिशियली हमें इंटेंट लेटर भी मिलता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे एक्सप्लेन करें हमारे गैप को, जो जेन्युइन भी हों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फेक डॉक्यूमेंटेशन। इसमें मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स की और एजेंट्स की दोनों की गलती होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका 12th के बाद 3, 4, 5 साल का गैप होता है, वो फेक डिग्रीज बनवा लेते हैं। ये फेक डिग्रीज अगर आप बनवाते हो तो जो उसके बाद रिजेक्शन आती है, रिजेक्शन के साथ साथ आपको 5 साल के लिए बैन भी किया जा सकता है। ये 50-60 हज़ार रुपए में कहीं से डिग्री बनवा लेते हैं, तो उनको अगर इनिशियली गलती से कोई स्टडी वीज़ा अप्रूव हो भी जाता है, तो वो जाके पीआर में फिर प्रॉब्लम आती है उनके लिए। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा होगा कि 600-700 स्टूडेंट्स जो डिपोर्ट हुए हैं कनाडा से, उनके ऑफर लेटर तक चेक किए हैं एम्बेसी ने। तो उस केस में मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी गलत किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट बना के उसके बाद अपनी फाइल प्रोसेस करो। उस केस में आप रिजेक्शन के लिए प्लस बैन के लिए रेडी रहना। उसके बाद जो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है, वो है एसओपी। एसओपी है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसको मैं सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा, इस पे आपको अच्छे से होमवर्क करना चाहिए। और कोई एजेंट अगर कहता है कि नहीं हम एसओपी बना के खुद ही लगा देंगे, तो उस केस में आपको उनसे बात करनी चाहिए, खुद भी एसओपी देखनी चाहिए। उसमें हमारा जो पास्ट है या हमारा जो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, जो हमारे गोल्स हैं, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो। उसमें आपका जाने का रीज़न एक्सप्लेन होना चाहिए कि आप इंडिया छोड़ के या वर्ल्ड की और कंट्रीज छोड़ के आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया, और आप उस स्टडी के बाद वापस आने वाले हो। वापस आने के बाद आपको क्या अच्छा मिलेगा, आपका पैकेज अच्छा होता है या आपकी मार्केट की डिमांड क्या है। तो ये सारी चीज़ें एसओपी को बनाते हुए ध्यान में रखनी है। तो ये सारे हमारे मेजर पॉइंट्स थे रिजेक्शन के। अगर किसी की 2 बार, 3 बार, 4 बार रिजेक्शंस आ रखी हैं, तो इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमारी पहले कोई मिस्टेक रहती है और हम उसको कंप्लीट करके फिर से स्टडी वीज़ा की फाइल लगाते हैं, तो वीज़ा आने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। जिनकी 2 या 3 या 4 बार रिजेक्शंस हैं, वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी फ़ाइल असेस करेंगे और आपके वीज़ा प्रोसेस होने में हेल्प करेंगे, और सारी फ़ीस जो होगी वो वीज़ा आने के बाद। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल। थैंक यू।